बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची वालों के लिए बुरी खबर है कि इलेक्ट्रिक ने सितंबर के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कीमत में बिजली ₹3.45 यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है, जबकि दीगर समात कल भी मुतवक्के है कि इलेक्ट्रिक की कराची के शहरियों पर मजीद बोझ डालने के लिए नेपरा में दरख्वास्त समात कल होगी। बिजली की कीमत में ₹3.45 यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दी थी, जबकि कई इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर के महीने की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समात 3 नवंबर को करेगा। नेपरा से मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 6 अरब 64 करोड़ का इजाफी बोझ आएगा। महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आटा और चीनी की कीमत में ₹5 किलो इजाफा। आम शहरियों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। शक्कर और आटे की कीमत रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने लगी। होलसेल मार्केट में चीनी एक दिन में ₹5 तक महंगी हो गई, जबकि 15 दिन में ₹23 तक महंगी हुई। एक्स मिल में चीनी फी किलो ₹120, होलसेल बाजार में ₹121 और रिटेल में ₹125 तक जा पहुंची। दूसरी जानिब आटे की कीमत भी रुकने का नाम नहीं ले रही। फाइन और 2.5 नंबर का आटा भी ₹5 इजाफे से ₹70 फी किलो और छोटी चक्की का आटा ₹6 इजाफे से ₹84 फी किलो तक पहुँच गया है। चीनी और आटे की बढ़ती कीमतों ने ताजिरों को भी परेशान कर दिया है। गंदम ओपन मार्केट में बगैर साफ की हुई ₹62 किलो है, 62 बगैर साफ की हुई। उसके हिसाब से आटा बनाते हैं तो यही बनता है। ₹70 किलो आटा हम लोग बेच रहे हैं, 2.5 नंबर का आटा, लेकिन इसमें भी आवाम खुश नहीं है। उसकी वजह यह है कि आटा, चीनी, तेल, घी उसकी पहुंच से बहुत आगे चला गया। अब ये कोई पूछे उन लोगों से जो इसके जिम्मेदार हैं। शहरी कहते हैं कि आए रोज बढ़ती महंगाई ने जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया है। बहुत परेशानी हो गई है भाई। हमने स्कूल से बच्चों को भी हटा दिया है, प्राइवेट से हटा के गवर्नमेंट में लगा दिया है। सही है, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। सही है, और अगर जब कारोबार ही नहीं है तो हम महंगा भी खरीद के कैसे खाएं? रोटी क्या खाएंगे? बस हम तो बाजार से 2 रोटी 3 रोटी ले लेते हैं, उसी में 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, उसी में पूरा कर लेते हैं। आवाम पर जाहिर है जब ₹110 का आइटम, ₹100 का आइटम ₹125 मिलेगा तो जाहिर है उनका कॉस्ट बढ़ जाएगी, रेट पैसों की, और सैलरी उनकी वही है, खर्चा बढ़ गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुक्मरान आए रोज नोटिस लेने के बजाय अमली इक़दाम करें ताकि महंगाई के सताए अवाम की जिंदगी का पहिया चल सके। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। फलों और सब्जियों की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। मौसम सरमा के फल मार्केट में तो आ गए, मगर आवाम के बजट में ना आ सके। सरमा का हुआ आगाज तो फ्रूट मार्केट में नजर आया अनार ही अनार, लेकिन कहीं ना दिखे खरीदार। वजह है कीमत फी किलो अनार ₹250 में दस्ती, ₹800 ग्रेप फ्रूट 3 दाने ₹100, जबकि जापानी फल अमलोक ₹150 किलो। दुकानदार भी खरीदार ना होने के बाइस हैं परेशान। ग्राहक कम हो गए हैं, कीमतें ज़्यादा हो गई हैं सेब। अरे महंगाई की वजह से ग्राहक नज़र ही नहीं आ रहा मार्केट में, नहीं तो सुबह सुबह ग्राहक बहुत होता है। परेशानी तो है, क्यों नहीं है? कारोबार नहीं होगा। जहाँ 20,000 की सेल होती थी वहाँ 10,000 की सेल भी नहीं है। बढ़ती महंगाई के बायस लगता है मुर्गी, दाल और सब्जी के बाद अब फल भी शहरियों की दस्तरस में ना रहे। कैमरामैन शाहजेब रजा और वाहिद खान के हमरा रबिया खान, सिटी 21। शहर में अंडों की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला नहीं रुक सका है। रिटेल में फ़ी अंडा ₹15 का हो चुका है, जबकि फ़ी दर्जन अंडे ₹3 महंगे होकर ₹180 पर पहुंच चुके हैं। होलसेल की सतह पर अंडे की फ़ी पेटी ₹450 तक महंगी हो चुकी है, जबकि अंडे की कीमत में 3 दिन के दौरान ₹3 का इजाफा हुआ। दुकानदारों और पोल्ट्री ज़राए के मुताबिक गंदम समेत मुर्गी की खुराक की कीमतें बढ़ी हैं, जबकि अंडों की बढ़ती तलब और एक्सपोर्ट भी कीमतों में इजाफे का सबब बन रही है। उधर दूसरी जानिब महंगाई से तंग ट्रांसपोर्टर्स के बाद स्कूल वैन ड्राइवर्स भी मनमानियों पर उतर आए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र वैन किरायों में इजाफा कर दिया गया। वैन ड्राइवर्स कहते हैं महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद स्कूल वैन ड्राइवर की मनमानियां भी अरूज पर पहुंच गईं। बच्चों को किरायों में इजाफे के सर्कुलर थमा दिए। 1 से 2 किलोमीटर फासला तय करने पर ₹200, 3 से 5 किलोमीटर पर ₹300, 6 से 9 किलोमीटर पर ₹400, जबकि 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर ₹500 किराए का इजाफा कर दिया गया। वैन ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और महंगाई के बायस मौजूदा किरायों पर वैन चलाना इंतहाई दुश्वार है।
महंगाई का जिम्मेदार जाहिर सी बात है, महंगाई का जिम्मेदार गवर्नमेंट है और कौन है। अब दिन पर दिन महंगाई बढ़ता जा रहा है। कल मैं चीनी लेने गया तो दुकानदार से मैंने बोला 1 किलो चीनी देना, उसने बोला जी 140 रुपया किलो का चीनी है। अभी मैंने बोला अभी ये कुछ दिन पहले कम था, तो उन्होंने बोला दिन पर दिन महंगाई बढ़ रहा है। कहाँ सैलरी में गुजारा हो रहा है, आप खुद देखें ना कितनी महंगाई है, कैसे गुजारा होगा। 20,000 रुपये सैलरी है मेरी। पेरेंटों से हमने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा अब सैलरी नहीं बढ़ रहे हैं, आप कुछ ठहर जाओ, और कुछ ने हमारे साथ ताउन भी कर रहे हैं, मगर ज़्यादा ये कि हमारी पेरेंटों के सही बोल रहे हैं, उनकी भी आगे सैलरियाँ नहीं बढ़ रहे हैं, मगर उनको चाहिए हमारा एहसास करें, हमारे घर का माश ही यही है। वैन ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा 1 नवंबर से किया गया है। वैन ड्राइवर्स का मौक़िफ़ है कि पेट्रोल की कीमतों और महंगाई को कंट्रोल किया जाए, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ आदिया नाज, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने फी लीटर पेट्रोल की फ़रोख्त पर मुनाफा बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। चेयरमैन अब्दुल समीर खान ने मुतालिबा मंजूर न होने की सूरत में 5 नवंबर को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी दे दी है। पेट्रोल की फरोख्त पर मुनाफा बढ़ाने का मुतालबा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने बड़ा ऐलान कर दिया। प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस खिताब में एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समीर खान बोले, महंगाई के बाइस अखराजात बढ़ गए हैं। अगर फी लीटर पेट्रोल की फरोख्त पर मुनाफा ना बढ़ा तो 5 नवंबर से मुल्क भर के तमाम पंप्स बंद कर देंगे। हम कहते हैं हम बंद कर रहे हैं, हम कोई हड़ताल नहीं कर रहे। हम हड़ताल का क्या मतलब, हम बंद करें, हमें मुनाफा ही नहीं है तो हमें कोई जबरदस्ती है। और मैंने आपसे कहा हमारे लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दे। अब्दुल समीर खान ने मजीद कहा कि माजी में हुकूमत ने 5% मुनाफा का वादा किया, जो बढ़ने के बजाय कम होता रहा। कीमत बढ़ा के नहीं लेना चाहते, ये जो इनके टैक्सेस हैं उस लेवी में एडजस्ट करना चाहते हैं। हम तो नहीं कह रहे कि आप कीमत बढ़ा दे, ये तो कीमत 10 रुपए बढ़ाई उसी वक्त ये कर सकते थे। एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत मुतालबात पर संजीदगी से गौर करे, बसूरत दीगर जल्द आइंदा के लाए अमल की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। कैमरामैन इमरान AK के हमरा, सलाल वड़ाई, सिटी 21। मुआशी बहाली पर पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त मई 2018 के बाद अक्टूबर 2021 में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2020 के मुकाबले अक्टूबर 2021 में पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में 17% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बहाली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2020 के मुकाबले अक्टूबर 2021 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 17% इजाफे से 19,90,000 मेट्रिक टन पर पहुंच गई, जबकि डीजल की फरोख्त में 25% इजाफा हुआ और 8 लाख मेट्रिक टन रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल 4 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 22% इजाफे से 78 लाख मेट्रिक टन पर पहुँच गयी। बड़े पैमाने की सनतों की ग्रोथ बढ़ने पर ट्रांसपोर्टेशन में भी इजाफा, गाड़ियों की फरोख्त बढ़ने और CNG की कीमत में इजाफे पर भी पेट्रोलियम की तलब बढ़ी। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2021 में फर्नेस ऑयल की फरोख्त 12% इजाफे से 3 लाख मेट्रिक टन रही। सर्दियों में गैस और दरामदी LNG की किल्लत पर फर्नेस ऑयल की तलब मजीद बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2021 में POC की फरोख्त 35% और शेल की फरोख्त में 22% इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक़ खुसूसी रिपोर्ट आपने जानी। उधर दूसरी जानिब स्टेट बैंक के बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन के MD अशरफ खान को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक बनाने की तजवीज़ है। ज़राए का कहना है कि काबीना की मंजूरी के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक अशरफ खान को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अशरफ खान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन के MD तैनात हैं। अशरफ खान 1 फरवरी 2019 से स्टेट बैंक बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन में MD की हैसियत से खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उधर दूसरी जानिब पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर ने बरामदात के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। रवा माली साल 4 माह में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 27% इजाफे से 6 अरब 4 करोड़ डॉलर की नई रिकॉर्ड कायम कर दी गई है। पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर ने बरामदात के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के जारी इदाद शुमार के मुताबिक अक्टूबर 2020 के मुकाबले अक्टूबर 2021 में टेक्सटाइल की बरामदात में 25.50% का इजाफा हुआ। अक्टूबर 2020 में टेक्सटाइल की बरामदात में 1 अरब 29 करोड़ डॉलर थी।
डॉलर की ऊंची उड़ान थम चुकी है। 100वीं पैकेज के बाद डॉलर को रिवर्स गियर लग चुका है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 75 पैसे सस्ता होकर 170 रुपये 54 पैसे पर आ चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे, यूरो 40 पैसे और बरतानवी पौंड 2 रुपये सस्ता हो चुका है। सऊदी अरब से पाकिस्तान को 4 अरब 20 करोड़ डॉलर के माली पैकेज मिलने के बाद रुपया तगड़ा और डॉलर को रिवर्स गियर लग गए। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 75 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपए 29 पैसे से सस्ता होकर 170 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। माशी माहिरीन का कहना है कि सऊदी पैकेज के बाद इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपए 27 पैसे की बुलंद तरीन सतह से अब तक 4 रुपए 73 पैसे सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर और दीगर करेंसी भी सस्ती हो गयी। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे सस्ता होकर 171 रुपए 50 पैसे का हो गया। यूरो 40 पैसे कम होकर 198 रुपए और बरतानवी पाउंड 2 रुपए सस्ता होकर 234 रुपए 50 पैसे में मिलने लगा है। इमारती दिरहम 60 पैसे कम होकर 47 रुपए 90 पैसे और सऊदी रियाल 15 पैसे कमी से 45 रुपए 40 पैसे में मिल रहा है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने मोहम्मद असफर एहसन को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन तैनात करने की मंजूरी दे दी है। असफर एहसन ने सरमायाकारी के मौके पैदा करने के लिए 2 दहाइयों से ज़्यादा काम किया है। मोहम्मद असफर एहसन ने दुनिया भर के कारोबारी इदारों और रहनुमाओं को जोड़ने में अहम किरदार अदा किया है। असफर एहसन कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के बानी भी हैं। ये ग्रुप पाकिस्तान को कौमी दानिश्वरों की नुमाइंदगी करता है। असफर एहसन ने पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉर्पोरेट इवेंट लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट का तस्वुर दिया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात न कराने और सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती के खिलाफ MQM और तहरीक इंसाफ का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। एडमिनिस्ट्रेटर्स के लामहदूद इख्तियारात को भी चैलेंज कर दिया गया है। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन न कराने और सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और PTI हाई कोर्ट पहुँच गए। दोनों जमातों की जानिब से अलग अलग दायर दरख्वास्तों में बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराने की अपील की गई। मुत्तहिदा रहनुमा फैसल सब्जवारी और ख्वाजा इजहार ने सूबे में अर्बन कोटा की खिलाफ वर्जियों का भी शिकवा किया। सिंध अर्बन के भी वो जाली डोमिसाइल अपनी सरकारी सरपरस्ती में बनवा कर यहाँ इन शहरों के डिवीजन्स के जो मकामी रहने वाले हैं, जिन लड़कों का, लड़कियों का, जिन बच्चों का, बच्चियों का हक है यहाँ की मुलाजमतों पर, उनकी भी हक तलफी करती है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मालिक के कुल नहीं है कि वो अपने हलके बना रहा है और सियासी मंजूर नज़र है, सियासी तर्जुमान है। ये तो इलेक्शन एक्ट 230 की खिलाफ वर्जी। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने सूबे में फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा किया और एडमिनिस्ट्रेटर्स के इख्तियारात के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन से भी जवाब मांग लिया। रहनुमाओं ने कहा कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कानून साजी करना असम्बलियों का काम है, लेकिन बदकिस्मती से पार्लियामान के बनाए गए कानून को हवा में उड़ा दिया जाता है। एहसन इकबाल ने कहा कि अमन और इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। मोवेनपिक होटल में सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, रहनुमा मुस्लिम लीग नून और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने खिताब किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। शहर में अमन के लिए सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। कानून साजी असम्बलियों का काम है, मगर असम्बली के कवानीन उड़ा दिए जाते हैं। कोई दो राय नहीं है कि जब तक अमन कायम नहीं होगा हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकेंगे। हमारी पार्लियामेंट असर्ट नहीं कर सकी है, हमारी पार्लियामेंट के कवानीन उड़ा दिए जाते हैं। मुराद अली शाह ने तकरीब में मौजूद नून लीगी साबिक वजीर एहसन इकबाल से भी शिकवा किया। बोले कि आपके दौरे हुकूमत में फैसला हुआ कि सूबे को तरक्याती फंड्स मिलेंगे जो आज तक नहीं मिल सके। एहसन साहब वाज वेरी काइंड, ही वाज द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखते थे। एहसन साहब ने एक वादा भी किया था जो उसके बाद पूरा नहीं हुआ। वादा ये था कि सूबाई हुकूमतें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जो पैसे रखेंगी फेडरल गवर्नमेंट विल मैच। इट इज़ नॉट हैपेंड सर। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि अमन और इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमें मजहबी और सियासी इंतहा पसंदी से बालातर होकर मुल्की मफाद में काम करना होगा। जो अपने अपने जब धड़ों में होते हैं, अपने अपने असम्बलीज़ में होते हैं, तो एक पोलराइजेशन की फ़ज़ा में होते हैं। जब वो यहाँ पर आते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, समझते हैं, तो एक आपस में सेंस ऑफ कोलैबोरेशन शुरू होती है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस इनटॉलरेंस के लिए जो उस मुआशरे में हमारा तासुब और प्रेजुडिस है, दूसरे को कमतर समझना, इसको फाइट करना होगा और पार्लियामेंटेरियंस को रोल मॉडल के तौर पे आना पड़ेगा।
डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने कहा कि वजीर आजम सस्टेनेबल गोल्स के लिए कोशा हैं। आने वाली नस्लों के लिए हम सबको बाहमी इत्तेफाक से काम करना होगा। SDGs टास्क के अंदर गोल 16 पे अमन इंसाफ, जो मैं समझता हूँ कि माशरे की सबसे बुनियादी चीज़ है। अगर किसी भी माशरे को हमने ऊपर उठाना है तो उस माशरे में जब तक हम अमन इंसाफ नहीं लेके आएंगे तो वो माशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मूविन पिक होटल में जारी कॉन्फ्रेंस में पंजाब, सिंध और KP के सूबाई अरकान असम्बली भी शिरकत कर रहे हैं। अमन और तरक्याती मौजू पर कॉन्फ्रेंस 2 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा हबीब खान, सिटी 21। विफाकी वजीर फवाद चौधरी के बयान पर सुन्नी तहरीक के सरबराह बरहम सरवत एजाज ने सुन्नी तहरीक को कलअदम करार देने के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जाने बगैर किसी चीज़ पे कमेंट्स करना मैं समझता हूँ नामुनासिब है और चौधरी साहब को इन बातों से गुरेज करना चाहिए। उनको इतना कहेंगे कि आप तारीख पढ़ लीजिए, तारीख जानिए। इस शहर कराची में 10,000 जनाजे उठे हैं, 70,000 लोगों ने इस दहशतगर्दी का निशाना बने, जिनके बच्चे गए, जिनकी बहन बेवा हुई, जिनकी माएँ अपने बेटों से महरूम हुई। पूछा है फवाद चौधरी साहब, आपके घर में इसलिए जनाजा नहीं है, आपको पता नहीं है दहशतगर्दी और बेवतन लोगों का। हम उनकी औलादें हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए 20 लाख जानों की कुर्बानियां दी थी। आप नमक मत छिड़के, ये मुल्क इस वक्त मुतमिल किसी दहशतगर्दी का हो नहीं सकता। आप उन जमातों के लिए कह रहे हैं जिन्होंने इन दहशतगर्दियों के खिलाफ अपना बंद बांधा, अपनी जानें देकर इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क के बका के लिए कुर्बानियां दी। तारीख देखें, तारीख जानें। सियासत बराए सियासत ना करें, सियासत बराए तनकीद ना करें, सियासत बराए इस्लाह करें। पाक सरजमीन पार्टी का विफाकी और सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने दोनों हुकूमतों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, विफाक को चलाने के लिए 3 साल से कराची वाले तावान दे रहे हैं। कराची की खामोशी को कमजोरी मत समझो। वफाकी हुकूमत को आवाज लगा रहा हूँ, सूबाई हुकूमत को आवाज लगा रहा हूँ, जीते हुए MNA-MPS की पार्टियों का आवाज लगा रहा हूँ, रियासती इदारों का आवाज लगा रहा हूँ। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो मजबूरन आज ये काम इस शहर से जीतने वाले, मैंडेट रखने वाली पार्टियों को करना चाहिए था। इमरान खान साहब की हुकूमत को चलाने के लिए साहब को ये शहर गिरवी रख। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद गनी कहते हैं, जैसे जैसे वज़ीर आज़म ने नोटिस लेते गए, अवाम महंगाई की गिरफ्त में आते गए। अब आम आदमी का ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। तो वज़ीर आज़म साहब नोटिस लेते जाते हैं और महंगाई बढ़ती जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत की नालायकी और नाअहली अपनी जगह, लेकिन उसकी सज़ा जो इस मुल्क के लोगों को भुगतनी पड़ रही है वो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गंदम हो, चीनी हो, डीज़ल हो, पेट्रोल हो, डॉलर हो, इन तमाम चीज़ों की कीमतें पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतनी नहीं बढ़ी हैं। और ये भी नहीं है कि बैनुल अक़वामी मार्केट में कभी पेट्रोल में पहले महंगा नहीं हुआ, पहले होता रहा है महंगा, इससे ज़्यादा कीमत रही है, लेकिन इस मुल्क में पेट्रोल की कीमत कम रही। रहेल बे की जानिब, रहेल आगाह कीजिएगा, इस जीत पर शायकीन क्रिकेट की जानिब से क्या कहना है? जी बिल्कुल जी, आज का मैच भी पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपने मुखालिफ टीम को शिकस्त दी है और पाकिस्तान ने आज की जीत के बाद सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। हम यहाँ पर मौजूद थे पोर्ट ग्रैंड में, जहाँ पर स्क्रीनिंग की गई थी। कुछ शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते क्या कहेंगे। जी, आज का मैच कैसा रहा, पाकिस्तान और नामीबिया का मैच? बहुत ज़बरदस्त रहा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ज़बरदस्त खेला और बहुत मज़ा आया और पाकिस्तान ने बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिकेट खेली। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है, तो क्या एक्साइटमेंट है आपको? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और अब तो आप समझिए कि डबल एक्साइटमेंट होने वाली है कल इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से आज का मैच रहा? माशाल्लाह से आज बहुत अच्छा खेला है इन्होंने। सेमीफाइनल हमने क्वालिफाई कर लिया है, सेमीफाइनल में हम इंशाल्लाह दाखिल हो चुके हैं। आगे भी इंशाल्लाह हम उम्मीद है अपनी टीम के साथ कि हमारी टीम इसी तरह से परफॉर्म करती रहे एंड इंशाल्लाह से। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान मुसलसल जीतता चला जा रहा है और जितनी जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई है
और आज एक बार फिर मुखालिफ को शिकस्त दी है। क्या कहते हैं? मैं बोल रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ ये घर आने वाला है। वो बोलते हैं इट्स कमिंग होम, इट्स कमिंग होम इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर जो लोग हैं, कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं और इन बच्चों क्या कहेंगी? मैच देखा आज का आपने? माशाल्लाह बहुत अच्छा था और हमने देख के भी खुश हुए। बिल्कुल जी, बच्चे भी खुश हुए, बड़े भी खुश हुए और सभी लोग यहाँ पर खुश थे और खुशी का इजहार कर रहे हैं। और इस बार क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल जीत की जानिब गामज़िन है, जब से T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन बेहतर होती चली जा रही है। चाहे भारत को धूल चटाई हो या फिर न्यूजीलैंड को शिकस्त का दी हो या फिर इसके साथ साथ अफगानिस्तान और अब नामीबिया को भी शिकस्त से दो चार किया है और यहाँ पर लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। शायकीन क्रिकेट का ये भी कहना है कि सिर्फ सेमीफाइनल ही नहीं बल्कि हम इंशाल्लाह फाइनल भी जीत कर आएंगे। यहाँ पर कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। जी, क्या कहेंगे? आज के मैच को कितना एंजॉय किया आपने? आज के मैच को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। गेम आज बहुत अच्छे खेले। बाबर आजम है, इसने भी खेले। बिल्कुल जी, बाबर आजम और रिजवान की जो परफॉर्मेंस रही, जिस तरह से उन्होंने इसको रन्स किए और उससे मैच खासा दिलचस्प हो गया था। नामीबिया क्योंकि एक पहली बार पाकिस्तान और नामीबिया आमने सामने हुए, मगर उन्होंने भी कोशिश की कि जीत के लिए, मगर पाकिस्तान ने एक बार फिर जीत अपने नाम कर ली है और यहाँ पे शायकीन क्रिकेट खुश हैं और इस उम्मीद के साथ कि इस बार वर्ल्ड कप T20 पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रहेल बेग तफसीलात से आगाह करने के लिए। जैतपुर मेमन एसोसिएशन के इंतखाबात में आसिफ मजीद मुसलसल तीसरी मरतबा सदर मुंतखब हो चुके हैं। उनका पूरा पैनल बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मेमन बरादरी की तकरीब का अहवाल बता रहे हैं अपने नुमाइंदा रिजवान अहमद इस रिपोर्ट में। बात मुल्की मईशत का पहिया रवां रखने की हो या समाजी खिदमात की, मेमन बरादरी को वतन अजीज में नुमाया मकाम हासिल है। मुल्क भर में 57 मेमन अंजुमनें काम कर रही हैं, जिसमें शामिल जैतपुर मेमन एसोसिएशन के इलेक्शन से मुतालिक तकरीब हुसैनाबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें मुंतखब होने वाले एसोसिएशन के सदर आसिफ मजीद पानावाला ने फलाही कामों का तसलसल जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। ये काम हम कर रहे हैं, बेसिकली ये नेकियों का काम है। किसी की बच्ची की शादी का मसला है तो किसी का राशन का मसला है, किसी का एजुकेशन का इशू है, तो ये हमारी मेमन बरादरी की जो जमातें हैं बेसिकली यही काम करती हैं। तकरीब के दौरान ही ऐलान किया गया कि आसिफ मजीद पानावाला के साथ इनका पैनल भी बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है। इस मौके पर एसोसिएशन के मेंबरान ने आसिफ मजीद की कामयाबी इनकी कारकर्दगी को करार दिया। माशाल्लाह जैतपुर जमात भी दूसरी जमातों के मुकाबले में इस वक्त नंबर 1 जमात है, जो अपने मेंबरान अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने काम किया है तो लोग हमें पसंद कर रहे हैं और जिसकी वजह से आज भी कोई सामने नहीं आया। ये पैनल हमेशा हमारे लिए जो है वो काम करता हुआ आया और गरीबों की मदद करते हुए आ रही है, तो ये आगे भी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेगी। जैतपुर मेमन बरादरी को ये एजाज भी हासिल है कि क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क की मईशत चलाने के लिए बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ब्लैंक चेक देने वाले सर आदम जी का ताल्लुक भी जैतपुर मेमन बरादरी से था। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पोलिंग 18 दिसंबर को होगी। कराची बार के एलामिये के मुताबिक नामजदगी फॉर्म 8 से 12 नवंबर तक हासिल और जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की फहरिस्त 15 नवंबर को जारी की जाएगी। नामजदगी फॉर्म 16 नवंबर को वापस लिए जा सकते हैं। हतमी फहरिस्त 18 नवंबर को जारी की जाएगी। 18 दिसंबर को पोलिंग होगी। सदारती नशिस्त के लिए 10 साल वकालत का तजर्बा, जनरल सेक्रेटरी के लिए 7 साल जबकि नायब सदर के लिए 8 साल ज़िला अदालतों में प्रैक्टिस लाजमी करार दी गई है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इलामी के मुताबिक उम्मीदवार 1 से 2 नवंबर तक कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। 5 नवंबर को हतमी वोटर्स लिस्ट जारी की जाएगी। 12 नवंबर कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख होगी। 13 नवंबर को उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी की जाएगी। 16 नवंबर को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी।
17 नवंबर को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 27 नवंबर को सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात होंगे और वोटिंग बगैर किसी वक्फे के सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। एक्सपो सेंटर में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन का अमल बहाल कर दिया गया है। DHO ईस्ट का कहना है कि अमले को सितंबर और अक्टूबर की तनख्वाहें रवा माह जारी कर दी जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जिला शर्की का कहना है कि तनख्वाहों की अदायगी की यकीन दहानी पर महकमा सेहत का अमला काउंटर पर वापस आ चुका है। सितंबर अक्टूबर की तनख्वाह रवा माह जबकि बकाया अदायगियाँ बजट जारी होने के बाद की जाएंगी। अमले की शिकायत की तवज्जो ना सुनी और इसका हल निकाला जाएगा। कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब में कामयाब ऑपरेशन के बाद फालिज के मरीज़ के दिमाग से जमा हुआ खून निकाल लिया गया। ये सिंध में पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अपनी नोयत का पहला वाक़या है। क़ैद में कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब ने पहली मरतबा फालिज के मरीज़ का कामयाब इलाज कर डाला। ये तारीखी वाक़या गुज़िश्ता दिनों NICVD में पेश आया। 48 साल खातून मरीज़ा सूफिया फालिज के अटैक के फौरी बाद अस्पताल लाई गईं, जहां मारूफ रेडियोलॉजिस्ट प्रोफेसर इरफान लुत्फ़ी की सरबराही में कामयाब प्रोसीजर किया गया। डॉक्टर इरफान लुत्फ़ी के मुताबिक मरीज़ा के दिमाग में स्टेंट डालकर दिमाग में जमा खून बगैर किसी पेचीदगी के निकाल लिया गया। मरीज़ा जो आई थी हमारे पास, वो फालिज जैसे ही उनको हुआ तो उनका घर काफ़ी करीब था NICVD से, और वो 3 घंटे के अंदर हमारे पास NICVD में आ गई थी। और हमने उनका फ़ौरन CT स्कैन किया और CT स्कैन में मालूम किया कि इनको क्लॉट कहाँ फंसा हुआ है। और जैसे ही मालूम हुआ क्लॉट फंसा हुआ है, हमने अपनी इंटरवेंशन पूरी टीम को एक्टिवेट किया और उनको कैथ लैब ले गए एंजियोग्राफी के लिए। एंजियोग्राफी की हमने, उस एंजियोग्राफी के दौरान हमें कंफर्म हो गया क्लॉट यहाँ फंसा हुआ है। हमने उस क्लॉट में जाके स्टेंट को फंसा के उस क्लॉट को बाहर निकाल लिया। डॉक्टर इरफान लुत्फ़ी का कहना था कि जिस तरह दिल के मरीज में स्टेंट डाला जाता है, इस तरह फालिज के मरीज के दिमाग में स्टेंट डालकर जमा हुआ खून निकाल लिया जाता है। तो दिल की एंजियोग्राफी के लिए टांग की नस के ज़रिए एक वायर लेके जाते हैं दिल में। इस तरह से हम दिल में नहीं जाते बल्कि हम दिमाग में जाते हैं। वही वायर को ऊपर दिमाग की तरफ ले जाते हैं। उसके पीछे एक कैथेटर होता है जो कि उसके अंदर स्टेंट भी होता है। हम उस जगह तक जाते हैं जहाँ तक ब्लड का क्लॉट फंसा होता है। उस जगह पे जाके स्टेंट को एक समझें जाली का छल्ला सा होता है, उसको हम उसको अंदर डिप्लॉय करते हैं इस थ्रोम्बस के अंदर, और उस थ्रोम्बस को, ये क्लॉट को उस जाली के अंदर फंसा के पूरा सिस्टम बाहर निकाल लेते हैं। NICVD सिंध में प्रोसीजर के जरिए फालिज के मरीज का मुफ्त इलाज करने वाला पहला अस्पताल बन गया है। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको आप बताएं, आगा खान तालीमी बोर्ड ने सरकारी स्कूलों की मदद करने का फैसला कर लिया है। बोर्ड के मुताबिक सरकारी स्कूलों में असातिज़ा को तरबियत फराहम करेंगे। आगा खान बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक सरकारी स्कूलों में टीचिंग को कैसे बेहतर किया जाए, मदद फराहम की जाएगी। नए दौर के साथ तालीमी निज़ाम में भी बेहतरी की गुंजाइश है। असातिज़ा के साथ लर्निंग सेशन करेंगे। आगा खान तालीमी बोर्ड ने तलबा को अपने स्कूलों में स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया। तर्जुमान के मुताबिक आगा खान बोर्ड तालीमी मैदान में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के बायस अपनी पहचान रखता है। यूनिसेफ ने अपने प्रोजेक्ट के तहत चलने वाले सिंध के सरकारी तालीमी इदारों को फंड्स की फराहमी से कबल सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए स्कूलों के दौरे का फ़ैसला भी कर लिया है, जबकि ये फ़ैसला सेक्रेटरी तालीम सिंध और यूनिसेफ के नुमाइंदों के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात में किया गया। यूनिसेफ की टीम सरकारी स्कूलों का दौरा अगली ग्रांट देने से कबल करेगी। दौरे के दौरान तालिबात की रजिस्ट्रेशन में इजाफा, वाशरूम, फर्नीचर और पीने के साफ़ पानी की फराहमी से मुतल्लिक इंतजामात का जायज़ा भी लिया जाएगा। शहर कायद में AKD कौमी ख़वातीन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप शुरू हो चुकी है। इफ्तिदाही मैच में सिंध ने खैबर पख्तूनख्वा को 3-0 से शिकस्त दे दी। KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंध वॉलीबॉल एसोसिएशन के ज़रिए तमाम और AKD के ताबन से कौमी ख़वातीन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप का आगाज़ हुआ।
इवेंट के पहले रोज खेले गए इफ्तिताई मैच में मेजबान सिंध ने खैबर पख्तूनख्वा को 3-0 से जेर करके इवेंट में फातिहाना आगाज किया। सिंध की खिलाड़ियों ने 25-19, 8-25 और 25-14 से मैच अपने नाम किया। लुबना नाज, कोमल अहमद और सैरिश अली ने उम्दा खेल पेश किया। दूसरे मैच में हायर एजुकेशन कमीशन ने आजाद जम्मू कश्मीर को बआसानी 3-0 से आउट क्लास किया। खिलाड़ियों ने इवेंट को खुशाइन करार दिया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से खिलाड़ियों को बेरोजगार न करने की अपील की। अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं, हमारे आने से पहले भी वापडा चैंपियन रहा है और कोविड के बाद चैंपियनशिप हो रही है। काफ़ी उतार चढ़ाव आए टीम में, तो इंशाल्लाह भरपूर कोशिश है हमारी कि हम अपने टाइटल का दिफा करें और यहाँ से जीत के जाएं। We have practiced a lot, okay, in stadium, in college, okay, and we really want to show our best performance in Karachi. This is our first time that we have come to Karachi. The facilities, the people here, they are really good, okay. बहुत अच्छा इवेंट जा रहा है, बड़ी अच्छी टीम्स की पार्टिसिपेशन है, लेकिन मुझे अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऑर्डर्स आए हैं कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ख़त्म की जाए। मेरा ख्याल है कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट खत्म हो गई तो आई थिंक पाकिस्तान से स्पोर्ट्स खत्म हो जाएगी अच्छे लेवल की। मेहमान खुसूसी डायरेक्टर AKD साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी नूरुल हसन का कहना था कि उनका इदारा खेलों की सरपरस्ती जारी रखेगा। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।